एक मोहब्बत सो अफसाने में खुश आमदीद। पेश खिदमत है सहादत हसन मंटो का अफसाना उल्लू का पट्टा। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसल खाने की तरफ चला। रास्ते में ये उसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसल खाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थीं, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई। दांत साफ करते वक्त उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बायस उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो ये सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजा पर न पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था। उनमें कभी लड़ाई ना हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कंवार पने की ताजगी थी। हवा खुनक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाज़न बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 वर्षों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है इससे भी कड़े लफ्ज उसने बाज मौकों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों। मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करती चलेगी। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा ना कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकाएकी उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंतकी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूँ। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दीवार के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई। अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के एन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ। अगर ठोकर से भरी हुई चिलम गिर पड़ती तो पाअंदाज जो कि मूंछ का बना हुआ है जलना शुरू हो जाता, और साथ ही कालीन भी। उसके जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम निरे उल्लू के पट्टे हो। मगर उसने ताम्मुल किया और सोचा यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं हो। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना होगी, और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो रोज हुक्का पीता हूँ। चुनाचे वो खुशी जो एक लम्हा के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जो ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई। उल्लू का पट्टा? मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? और बफर्जे महाल मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सहीउद दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसरोपा है, लेकिन उसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा ना कहेगा, खाई ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बाहिस ये ख्वाहिश जो भटकती हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी के बाहिस ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो चिल्ला उठा, भाई कौन होगा? ये क्या बेहूदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज ठीक ठाक थी।
टोस्ट इतने अच्छे सिंके हुए थे कि बिस्किट की तरह कुरकुरे थे और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था, चाय की केतली भी बेदाग। उसकी हत्थी के एक कोने पर कासम हर रोज मैल देखता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया, उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीका कहाँ आता है, सलीके वाली तो वो मुई होटल की छोकरियां हैं जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासम की तबीयत मुकद्दर हो गई। एक लम्हा के लिए उसके जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर उलट दे और वो जो नीम उसने अपने बच्चे की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोल कर पी, मगर इसने बुर्दबारी से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें ही तो करती हैं, और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माओ से कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को उमूमी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बात कह दी है, उसकी नीयत नेक होती। बाज औरतों का तो ये शिआर होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती हैं। ये सोचकर कासम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगें जरूर धो देना, नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसम्बियों का रस जरूर पिया करो, मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊंगा, ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा दी, आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं भाई, आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर ना रहूंगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट ना दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो, मौसम्बियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के मसनूई गुस्से को दूर कर दिया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ उन तरीकों ही से तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शोहरों से सीखे थे और अपने घर के माहौल के मुताबिक उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर लिया था। चाय से फारग होकर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर वही ख्वाहिश नमूदार हो गई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो क्या हर्ज है। जेरे लब बिल्कुल होले से कह दूं उल्लू का पट्टा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तस्कीन हासिल हो जाएगी। ये ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है, क्यों ना इसको हल्का कर दूं। दफ्तर में उसको सहन में बच्चे का कमोड नजर आया। यूं सहन में कमोड रखना सख्त बदतमीजी थी, और खुसूसन उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको उससे। 1 सेकंड के अंदर कासम के दिमाग में बहुत सी बातें आई, कह दूं ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊं। नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं, फिर बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल ये है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए, उसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्टा कह सकता हूँ। कासम ने अध जला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं उससे ये कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 बजे ले आया करे, तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करना पड़ती है। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा जो फर्श पर उसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी। कासम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो इसका बच्चा रेंगता रेंगता आएगा और उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि उसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुसलखाने की मोरी में फेंक दिया। ये भी अच्छा हुआ कि मैंने जज्बात से मगलूब होकर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्टा नहीं कह दिया। उससे अगर एक गलती हुई है तो अभी मुझसे भी तो हुई है, और मैं समझता हूँ कि मेरी गलती ज्यादा शदीद थी। कासम बड़ा सैयद दिमाग आदमी था। उसे इस बात का एहसास था कि वो सही खतूत पर गौर व फिक्र करने वाला इंसान है, मगर उस एहसास ने उसके अंदर बर्दरी का ख्याल कभी पैदा नहीं किया था। यहाँ पर भी उसकी सैयद दिमागी को दखल था कि वो एहसास बर्दरी को अपने अंदर दबा दिया करता था। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला जरूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली जहन हो गया था। उसकी बीवी नाश्ता का आखिरी टोस्ट खा चुकी थी। कासम को यूं टहलते देखकर वो उसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया क्या? ये लफ्ज उसकी जुबान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसके जी में आई कि बीवी से साफ साफ कह दे कि ये अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है जिसका सर है ना पैर। बीवी सुनकर हंसेगी और ये भी जाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा।
اور یوں ہنسی ہنسی میں الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ مگر اس نے غور کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی ہنسے گی اور میں خود بھی ہنسوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات مستقل مذاق بن جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ضرور ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ انجام کار ناخوشگواری پیدا ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور ایک لمحہ تک اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا۔ بیوی نے بچے کا کموڈ اٹھا کر کونے میں رکھ دیا اور کہا، آج صبح آپ کے برخوردار نے وہ ستایا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں نے اسے کموڈ پر بٹھایا۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ بستر ہی کو خراب کرے، آخر لڑکا کس کا ہے؟ قاسم کو اس قسم کی چیخ پسند تھی۔ ایسی باتوں میں وہ تیکھے مزاج کی جھلک دیکھتا تھا۔ مسکرا کر اس نے بیوی سے کہا، لڑکا میرا ہی ہے، مگر میں نے تو آج تک کبھی بستر خراب نہیں کیا، یہ عادت اس کی اپنی ہوگی۔ بیوی نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا۔ قاسم کو مطلقاً افسوس نہ ہوا، اس لیے کہ ایسی باتیں وہ صرف اپنے منہ کا ذائقہ درست کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ وہ اور بھی خوش ہوا جب اس کی بیوی نے جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ لفظ جو ہر روز اس کے منہ سے نکلتے تھے آج بھی اپنی پرانی آسانی کے ساتھ نکلے، اور قاسم دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن پارک کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اسے ایک داڑھی والا آدمی نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں کھلی ہوئی شلوار تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لو بھائی، یہ آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے۔ ذرا انداز ملاحظہ ہو، اس انہماک سے ڈرائی کلین کیے جا رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔ لعنت ہے۔ لیکن قاسم سید دماغ آدمی تھا۔ اس نے تعجیل سے کام نہ لیا اور تھوڑی دیر غور کیا۔ میں اس فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور وہ دوسرے فٹ پاتھ پر۔ اگر میں نے بلند آواز میں بھی اس کو الو کا پٹھا کہا تو وہ چونکے گا نہیں، اس لیے کہ کمبخت اپنے کام میں بہت بری طرح مصروف ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے کان کے پاس زور سے نعرہ بلند کیا جائے اور جب وہ چونک اٹھے تو اسے بڑے شریفانہ طور پر سمجھایا جائے، قبلہ آپ الو کے پٹھے ہیں۔ لیکن اس طرح بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوگا، چنانچہ قاسم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثناء میں اس کے پیچھے ایک سائیکل نمودار ہوئی جس پر کالج کی لڑکی سوار تھی، اس لیے کہ پیچھے بستہ بندھا ہوا تھا۔ آنن فانن اس لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں میں پھنسی۔ لڑکی نے گھبرا کر اگلے پہیے کا بریک دبایا۔ ایک دم سائیکل بے قابو ہوئی اور لڑکی ایک جھٹکے کے ساتھ سائیکل سمیت زمین پر گر پڑی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اٹھانے میں عجلت سے کام نہ لیا، اس لیے کہ اس نے حادثہ کے رد عمل پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں نے چبا ڈالی ہے اور اس کا بورڈ بہت بری طرح ان میں الجھ گیا ہے تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر اس نے سائیکل کا پچھلا پہیہ ذرا اونچا اٹھایا تاکہ اسے گھما کر ساڑی کو ویل کے دانتوں میں سے نکال لے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہیہ گھمانے سے ساڑی کچھ اس طرح تاروں کی لپیٹ میں آئی کہ ادھر پیٹی کوٹ کی گرفت سے باہر نکل آئی۔ قاسم بوکھلا گیا۔ اس کی اس بوکھلاہٹ نے لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ زور سے اس نے ساڑی کو اپنی طرف کھینچا۔ فری ویل کے دانتوں میں ایک ٹکڑا رہ گیا اور ساڑی باہر نکل آئی۔ لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ قاسم کی طرف اس نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور بھنچے ہوئے لہجے میں کہا، الو کا پٹھا۔ ممکن ہے کچھ دیر لگی ہو، مگر قاسم نے ایسا محسوس کیا کہ لڑکی نے جھٹ پٹ نہ جانے اپنی ساڑی کو کیا کیا اور ایک دم سائیکل پر سوار ہو کر یہ جا وہ جا نظروں سے غائب ہو گئی۔ قاسم کو لڑکی کی گالی سن کر بہت دکھ ہوا، خاص کر اس لیے کہ وہ یہی گالی خود کسی کو دینا چاہتا تھا، مگر وہ بہت صحیح دماغ آدمی تھا۔ ٹھنڈے دل سے اس نے حادثہ پر غور کیا اور اس لڑکی کو معاف کر دیا۔ اس کو معاف ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور ان عورتوں کو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو سائیکل پر سے گری ہوں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس نے اپنی لمبی جراب میں اوپر ران کے پاس 3-4 کاغذ کیوں اڑس رکھے تھے۔